अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। नमस्कार, मैं हूँ पूनम। आज आपके सामने आ गई हूँ अपने संस्कारों की लड़ी लेकर। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था कि वही मैं जीवन के हर उस पड़ाव को आपके सामने प्रस्तुत करूँगी जिसमें कौन से संस्कारों का आपको बीजारोपण करना है। तो पहले तो हम जानते हैं ये संस्कार है किस उड़ती चिड़िया का नाम। जैसे कि हम गीता को तो जानते हैं, लेकिन उसके श्लोकों को जब पढ़ते हैं समझ में ही नहीं आते, पढ़ना तो दूर की बात है। इसी तरह से जब हम संस्कार जैसे शब्द को सुनते हैं तो सोचते हैं पता नहीं पहाड़ के जितना कितना भारी भरकम शब्द है, इससे दूर ही रहे तो बेहतर है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत आसान शब्द है। इसका अर्थ है संस यानी अच्छे, कार्य यानी कृति, यानी किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देते हैं हम। मैंने पढ़ा था कि जैसे जब हम केले को खाते हैं तो ये हमारी कृति होती है, यानी कर्म होता है। जब हम उस छिलके को डस्टबिन में डालते हैं तो ये प्रकृति होती है। लेकिन उसी छिलके को अगर हम रोड पे डाल दें तो ये विकृति होती है, यानी बुरा कार्य होता है। और कोई आकर उस छिलके को डस्टबिन में डाल दे, ये हमारी संस्कृति होती है। हमारे भारत देश की संस्कृति यही है कि हमें हमेशा कर्म करने चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यानी हमेशा ऐसे हाथों को रखो, देते रहो। किसी भी वक्त हमें परमात्मा ऐसा अवसर मत देना कि ऐसे हाथ किसी के सामने फैलाने पड़े। इसका एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी कि एक माँ होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते हम जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के उपरांत सबसे पहले हम अपने गेस्ट को खाना देते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग को खाना देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। उसके बाद हमारे नौकर और हमारे पेट्स की बारी होती है। उनके खाने के बाद जो खाना होता है उसको हम परमात्मा का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। यही हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को बना के रखना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। अच्छा, जो कर्म है वो तो जानवर भी करते हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है वो अपने कर्म हमेशा सोच विचार कर करता है, यानी कि सुविचार के साथ की हुई कृति को सुकृत्य कहते हैं। और यही हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और हमारी संस्कृति कैसे बनती है? संस्कारों से बनती है, यानी कि जो हम किसी भी कार्य को श्रेष्ठ तरीके से करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और उस प्रैक्टिस को हम हमेशा दोहराते हैं, और वो हमारी संस्कृति बन जाती है। और उस संस्कृति को हम अपने बच्चों को गिफ्ट में करते हैं। ठीक है, और उनका जीवन इससे सुंदर और सुखदायी बनता है। हम जब अपनी पुरानी संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमें दिए, जो कि जन्म लेने से लेकर और मृत्यु तक 16 संस्कार बताए, जो कि इस प्रकार हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार, यानी वैदिक संस्कृति के अनुसार, हमारी संस्कृति में मुख्य तौर से 16 संस्कारों को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार। हमारी संस्कृति क्योंकि पूरी तरह से इमोशंस पर आधारित है, इसीलिए हर संस्कार को हम एक समारोह के रूप में लेते हैं, जिसमें परिवार के सभी लोग इकट्ठे होकर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो गर्भाधान में भी जो विवाह के पश्चात है, नव दंपति लोगों के लिए ये संस्कार होता है, जिसमें हमारे गुरुजन और हमारे बड़े बुजुर्ग और परिवार के अन्य सदस्य श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के संकल्प के लिए जो है नव दंपति को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वो श्रेष्ठ विचार, आचार, व्यवहार के आधार पर बीजारोपण के समय श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति कर सके। दूसरा है पुष्पन संस्कार। ये 3 महीने के समय पर होता है, जब माँ गर्भ धारण कर चुकी होती है। उसमें उसको बताया जाता है, बड़ी बुजुर्ग जो औरतें होती हैं, कि तुम्हारे लिए अच्छी डाइट लेना कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विकास के साथ ही बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास भी
जुड़ा हुआ है। तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये 6 से 8 महीने के बीच में होता है। हमारी संस्कृति में हमारे बुजुर्गों को पता था कि 6 से 8 महीने में बच्चा सीखने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए माँ जो सोचती है, जो करती है, आचार विचार व्यवहार जैसा होता है उसका, ऐसे ही बच्चे का भी होने वाला है। तो हमेशा उस गर्भवती माँ को ये समझाया जाता है कि तुम्हारे लिए खुश रहना कितना आवश्यक है, ताकि बच्चा जो आने वाला है वो भी इमोशन तौर से स्टेबल हो। चौथा है जात कर्म संस्कार। ये बर्थ के समय पे यानी जब जन्म लेता है बच्चा, शहद और घी चटाया जाता है, ताकि वात पित्त कफ जैसी जो विकार है वो ना हो बच्चे के अंदर, और मानसिक तौर से भी आने वाले समय में बच्चा स्टेबल हो। पांचवा है नामकरण संस्कार। इसमें हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं कि हर नाम का एक अर्थ होता है, और उस नाम को जब हम पुकारते हैं उसी के अनुसार जो सामने वाला व्यक्ति है उसका आचार विचार व्यवहार और आचरण होता है। इसीलिए नाम रखते हुए विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। तो नामकरण के समय पर बच्चे को एक ऐसा नाम दिया जाता है जो सार्थक हो, यानी कि एक अच्छे अर्थ के अनुसार हो, ताकि उसका आचरण भी उसके अनुसार हो। छठा है निष्क्रमण संस्कार। ये जन्म के चौथे महीने पर होता है, जिसमें परिवार की सभी औरतें इकट्ठी होती हैं और सूरज वो चांद से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराती है, ताकि विटामिन डी भी मिल सके और जो उनके अंदर पीलिया जैसी बीमारी है वो भी ना हो। ठीक है। उसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें दांत निकलने पर बच्चों को हल्का खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी और दलिया घर की बुजुर्ग औरतें तैयार करती हैं और बच्चे को खिलाती हैं। आठवां मुंडन संस्कार है। ये पहले साल में, तीसरे साल में और 7वें और 5वें साल में भी किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि 1 साल होते ही जो बच्चे का सिर है पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो बालों को उतारा जा सकता है। इससे क्या होता है, सिर पर बैक्टीरिया होते हैं, उनसे बच्चे को मुक्ति मिलती है। विद्यारंभ संस्कार है। इसमें ये 6 से 8 साल के बाद होता है। माँ बाप को इसमें तैयार करते हैं बड़े बुजुर्ग भाई, उनके लिए विद्या लेना कितना जरूरी है, इसीलिए गुरुकुल भेजो भाई। और उससे पहले यानी 6 साल से पहले माँ बाप हमेशा अपने आचार विचार व्यवहार पर विशेष ध्यान देते हैं, ताकि बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न हो। यानी अपने विचार आचार व्यवहार में उन सभी अच्छी आदतों का समावेश वो 6 साल से पहले ही कर ले। उसके बाद तो वो सिर्फ विद्या को धारण करे। उसके बाद 10वां यानी कर्णवेद संस्कार। ये संस्कार तो तीसरे साल के बाद कभी भी किया जा सकता था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक्यूप्रेशर जो हमारे कान होता है उसकी बहुत सारी नर्व्स शरीर के कई हिस्सों से जो कनेक्टेड होती हैं, तो कर्णवेद यानी कानों को छेद कराने के बाद इससे कई बीमारियों से राहत मिलती है। आज आप हर औरत के कानों को छिदे हुए देखेंगे। पुराने समय में तो आदमी भी दोनों कान अपने छिदवाते थे। उसके बाद है यज्ञोपवीत। जो बच्चा है, ये संस्कार के समय हमारे बुजुर्ग या फिर गुरुजन है, शरीर पर सफेद रंग का एक धागा है वो धारण कराते हैं, जिसमें 3 गांठें लगी होती हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी वात पित्त और कफ का प्रतीक होती हैं, ताकि इस तरह के जो विचार आचार और व्यवहार है उनको संतुलित कर सके बच्चे। और बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि तुम्हें कौन से जो इमोशंस है उनको इम्पोर्टेंस देनी है, वो चाहे उनके विकास के लिए हो चाहे समाज के विकास के लिए, और कौन सी इमोशंस का त्याग करना है जो उनके लिए भी आवश्यक नहीं है और समाज के लिए भी आवश्यक नहीं है। अच्छा, इसके पीछे साइंटिफिक कारण ये है धारण करने के कि हर वक्त जब साथ रहता है ना, तो बार बार बच्चा उसे देखता है और ये फील करता है कि मुझे मेरे पूर्वजों ने किन किन इमोशंस को धारण करने के लिए कहा, अपनाने के लिए कहा, वो हमेशा उनको जो है अनुकरण करता है उनका। उसके बाद 12वां यानी वेदारंभ संस्कार, यानी वेदों और उपनिषदों की जानकारी के लिए ये उपयुक्त समय होता है। तो इसमें गुरुजनों का बहुत बड़ा भाग होता है, माँ बाप भी इसमें अपना पूरा सहयोग देते हैं। उसके बाद है केशांत संस्कार। विद्या को ग्रहण करने के बाद बच्चों में बहुत सारे मानसिक और शारीरिक जो है चेंजेस आते हैं, तो उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। इस वजह से फोकस पावर को बढ़ाने के लिए जो केशोकांत किया जाता है यानी बालों को काटा जाता है।
ताकि वो सही जो वस्तुएं हैं या उनको ज्ञान धारण करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको ज्यादा समय दे सके। ठीक है, उसके बाद है समावर्तन संस्कार। ये 16 से 22 साल के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे विद्या ग्रहण करने के बाद जो समाज में या वापस आने के लिए जो तैयारी करता है, तो उसको हर उस दिक्कत से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उन दिक्कतों का सामना करने की शक्ति भरी जाती है कि भाई कौन सी चीजें तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें परेशान कर सकती है और उनसे तुम्हें किस तरीके से निकलना है। तो ये पहचान कराकर उन्हें समाज में वापस भेजने की तैयारी की जाती है। 15वां है विवाह संस्कार। ये संस्कार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है। इसके लिए हमारे गुरुजन है, परिवार के सदस्य हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ विचार अपनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद है 16वां और आखिरी संस्कार, ये है अंत्येष्टि संस्कार। जब हम शरीर को छोड़ देते हैं और संसार को त्याग कर देते हैं, तो सबसे अंतिम संस्कार हमारे जीवन में हमारे जो प्रियजन करते हैं, जिसमें हमारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और साथ में जो हमारे पीछे से परिवारजन हैं उनके मन की शांति के लिए अलग अलग तरह के कर्म किए जाते हैं। इसके अलावा विवाह और अंत्येष्टि संस्कार के बीच में एक और संस्कार है, वो संन्यास संस्कार, जो कि 50 साल के बाद किया जाता है। गृहस्थ आश्रम को छोड़कर आदमी वनवास आश्रम के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर गृहस्थ आश्रम में जानकारी जो ली जाती है उसके द्वारा उसे भावी पीढ़ियों को ट्रांसफर करने के लिए वो हर प्रयास करता है, ताकि उनके जीवन में जो भी ऐसी समस्याएं आए उनका हल उनको पहले से ही पता हो और वो कभी भी घबराए ना, परेशान ना हो, डिप्रेशन जैसी बीमारी में ना जाए, हमेशा खुश रहे और सुखी जीवन को जो है बिता सके। तो ये संस्कार थे हमारे वैदिक कल्चर के अनुसार। इनमें से तकरीबन सारे जो संस्कार हैं आज भी उतने ही अप्रोप्रिएट हैं, लेकिन जब हम समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार देखते हैं तो आज हम वेस्टर्न कल्चर के बीच में अपने आप को पाते हैं। हमारी कुछ गलतियों की वजह से हम लोगों ने ब्रिटिश की हर एक्टिविटी को अपनाने की कोशिश की, चाहे उसमें उनके संस्कार हैं, चाहे उनका कल्चर है, चाहे उनकी एजुकेशन है, चाहे उनकी लैंग्वेज है, और हमने इन सभी चीज़ों को जो चीज़ें उनकी अपनाई ना, अपनी धीरे धीरे करके छोड़ दी और उस चक्कर में हमने हमेशा ये वाली नेचर को अपनाना शुरू कर दिया। जो हाथ हमारे हमेशा ऐसे रहते थे वो हाथ हमारे ऐसे होने शुरू हो गए और इसकी वजह से आज हम इतने सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, जो हमारी इमोशंस को जो है स्टेबल ही नहीं कर पा रही, हमारी इमोशन को संभाल ही नहीं पा रही। अब देखते हैं वो प्रॉब्लम कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन की प्रॉब्लम। इसकी वजह से बच्चे इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं, वो डिप्रेशन में रह रहे हैं। हर बच्चे के पास कोई ना कोई डिप्रेशन की बीमारी मिलेगी आपको, बिहेवियर डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स मिलेगी। उसके बाद एडिक्शन देख लीजिए, हर तीसरे घर में एडिक्शन, बड़े से यानी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब एडिक्ट हैं। उसके बाद हम आइसोलेशन की बात करते हैं, सब एडिक्शन करते रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है, ऊपर से अकेले भी हैं। उसके इसी वजह से सुसाइड रेशो भी हमारा किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। और फैमिली जो जॉइंट रहती थी, एक मजबूती के साथ रहती थी, यानी कि जो कोई वीक है, कोई प्रॉब्लम में है, उनको हेल्प इजीली मिल जाती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से जो सब के सब प्रॉब्लम में आ गए हैं। घर सिर्फ और सिर्फ एक होटल का रूप ले चुके हैं। क्यों? बच्चे सुबह निकलते हैं, जॉब करके जो है रात को पहुंचते हैं, रात को आके सिर्फ एक ही काम होता है, खाना खाए और होटल की तरह सो गए और सुबह उठ के निकल गए। तो ये हो गया अपना कल्चर। उसके बाद एक चीज़ और इंट्रोड्यूस हो चुकी है, वो है ओल्ड एज होम की, जो कि अब शुरू हो चुके हैं। आज का हर बच्चा जो जॉब करने जाता है उसे मालूम है मैं आने वाले समय में आखिरी समय जो है ओल्ड एज होम में बिताने वाला हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता ओल्ड एज होम से ही काम नहीं चलने वाला, वो जाके लास्ट में हॉस्पिटल में अपना समय बिताने वाला है। लास्ट टाइम
वो भी कैसे, जब भी हम हॉस्टल में आते हैं तो क्या करते हैं, सुइयाँ हमारे दोनों हाथों में जो ग्लूकोज की लगी रहती है, एक पेन के साथ हमारी जो है आखिरी सांस पूरी होगी। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं हमारा जीवन किस तरह से नर्क की ओर बढ़ता जा रहा है। तो उसमें आज हमें सुधार की आवश्यकता है। अब हम जानेंगे ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से हुई है। अब वजह का कारण सीधा सा है, हमने वेस्टर्न कल्चर को तो फॉलो किया है, साथ में उनका मनी माइंडेड जो अप्रोच थी उसको भी अडॉप्ट किया है। यहाँ पर वो लोग क्या थे, लूटने आए थे हमारे देश को। इसी पर्पज से यहाँ पर उन्होंने मसालों को पहले से लूटा, फिर देखा सोने की चिड़िया है तो सोने को लूटा। फिर यहाँ पर लोग एज ए पर्सन एनर्जी लोगों में इतनी है कि खेतों से जो भी फसलें हैं उनसे क्या क्या प्राप्त हो सकता है, उसके लिए मैन पावर में उनको पैसा दे के, लालच दे के उन लोगों से अंदर तक उसे चूस लिया। संस्कृति को भी उसकी ऐसे तहस नहस कर दिया कि आज तक हम संभल नहीं पाए हैं। अब संभलने की आवश्यकता है। जागरूक हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये जो मनी माइंडेड की वजह से हमारे क्रचेस हैं जो बढ़ते जा रहे हैं ना, और ये जो प्ले स्कूल हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो हम 7-8 साल तक अपने बच्चों को खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, उनको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से हम ओल्ड एज होम में जाने वाले हैं। हम ही नहीं, हमारे बच्चे भी ओल्ड एज से हॉस्पिटल में पहुंचने वाले हैं, और वो हॉस्पिटल में अपने रिश्तेदारों से या अपनों से नहीं घिरे होंगे, वहाँ पर नर्सों से घिरे होंगे। समझ सकते हैं अपना भविष्य। तो सावधान हो जाइए। मेरा जो है एजुकेशन पैटर्न है तैयार हो चुका था अकॉर्डिंग टू एज, कि किस तरह से मैं आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि आज जो मॉडर्न टाइम की प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से एजुकेशन सिस्टम या घर के परिवेश को तैयार करें कि हमारा बच्चा इमोशनल तौर से स्टेबल हो, और ये जो प्रॉब्लम डिप्रेशन जैसी हैं और एडिक्शन आइसोलेशन की है ये किसी के सामने आए ना। तो तैयार हो चुका था, लेकिन जब मैंने सोचा कि क्यों ना हम संस्कार को इंट्रोड्यूस करें और जो पुरानी कल्चर है उन चीज़ों को भी हम अपने जो है एजुकेशन सिस्टम में और अपने आचार विचार व्यवहार में लेके आएँ, और लोगों के अंदर, यानी मेरे अलावा जो मैंने एजुकेशन ली है वो तो है ही मेरे पास, मेरे परिवार में सभी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंस भी मेरे बहुत काम आए हैं, मैंने बहुत सीखा है उनसे। लेकिन आप लोगों ने भी बहुत कुछ इस जीवन में सीखा है, और उस जीवन से मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक जीवन कम पड़ जाता है सारे अच्छी चीज़ों को जानने के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में कोई ऐसी सुंदर चीज़ जो आपके बुजुर्गों से आपको मिली हो, कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने एजुकेशन जो पैटर्न है जो बच्चों के लिए मैं लेके आने वाली हूँ उसमें मैं इंक्लूड कर सकूँ, एज के अकॉर्डिंग कर सकूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, उसमें मैं मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों के एजुकेशन पैटर्न को लेके आऊँगी कि कौन कौन से ये जो हमारे भारतीय वैदिक संस्कार हैं उनको भी डाला जाए, और मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग उनकी स्टेबिलिटी के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या बेहतर स्टेप उठाने चाहिए उसके ऊपर भी काम कीजिए। तो मैं चलती हूँ, मुझे विदाई दीजिए, फिर मिलती हूँ इसी शुभकामना के साथ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बच्चों के साथ रहें। धन्यवाद।